What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज ये कोट की जगह एक चाइनीज कहावत है। प्रोवर्ब माने होती है कहावत। इस कहावत में कहा गया है, आई रीड, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू, आई अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका 90 से 80 से 90% आप भूल जाते हैं। तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई भी चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रखनी है तो अपनी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां आप उसमें यूज करेंगे, मतलब अपना किसी भी चीज को बोल बोल के पढ़े, किसी भी चीज को देखना तो पड़ेगा ही, जब पढ़ेंगे सुन के पढ़े, और सबसे बड़ी बात है लिख कर पढ़े। तो जितनी भी आप ज्ञानेंद्रियां उसमें यूज करेंगे उतनी ही लंबे समय तक वो चीज आपको याद रहने वाली है। तो दो बात हो गई, कुछ भी पढ़ना है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिवीजन करना है, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा अपनी ज्ञानेंद्रियां उसमें यूज करनी है। और अगर यार किसी को जो आप लोगों ने पढ़ा है किसी को आप पढ़ा दें उसको, तो यार सोने पे सुहागा हो जाए, फिर तो मजा ही कुछ और आ जाए। तो कभी भी अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो हमेशा ट्राई करें किसी को पढ़ा दीजिए। ठीक है। किसी को अगर कोई आपका पढ़ाया सुनता नहीं है तो खड़े होकर पेड़ के सामने सुना दो यार, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सूख जाएगा सुन सुन के आपका कि सीआरआर क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। पर लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। अब हम लेक्चर 14 देखने जा रहे हैं। अब तक हम 13 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब 13 लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं एक बार देख लेते हैं। ये टोटल इकोनॉमिक सर्वे का पूरा सेक्शन है। यहाँ पे ये देखिए, फर्स्ट सेक्शन थे, 2 चैप्टर थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें ये वाले चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज 8 चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें हम 2 पार्ट कर ले चुके हैं, आज ये इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है ना। तो हम चल रहे हैं इस पे रिव्यू ऑफ द इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। तो इस वाले चैप्टर का लास्ट पोर्शन आप बचा हुआ है। इसमें आज जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, और सबसे लास्ट में 4 स्कीम्स के बारे में भी बताऊंगा। 4 स्कीम्स का भी आपको ओवरव्यू दूंगा। तो उसके अलावा और क्लाइमेट चेंज, और बहुत ही ज्यादा मतलब सबसे तीनों पार्ट्स में आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का। ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं इस वाले चैप्टर के भी। अब तक हम ये सारे पॉइंट ऊपर वाले कवर कर चुके हैं। ठीक है। ये वाला पोर्शन हम इसका कवर कर चुके हैं यहाँ तक का। अब जो बचा हुआ है ये 4 पॉइंट बचे हुए हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल, कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज। और इसके बाद में 4 स्कीम्स होंगी। तो आज का ये कंप्लीट चीजें हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर। ओके। तो अब ये हमारा 10th पॉइंट है। इस 10th पॉइंट के अंदर ये वाला हमारा जो इसकी मतलब हेडिंग है ये वाली, इंडस्ट्रियल, कॉर्पोरेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सेक्टर्स, तो जो ये 3 सेक्टर है इनके बारे में थोड़ा बताया गया है। तो पहले क्या है, सबसे पहले तो देखिए जो एस्टिमेट लगाता है वो कौन लगाता है, सीएसओ। इसको बोलता है सेंट्रल स्टेटिक्स ऑफिस। तो ये सीएसओ जो होता है किसके अंदर आता है, ये स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। ठीक है। तो ये देखिए हर ये क्या करता है, जैसे जैसे किस सेक्टर में क्या ग्रोथ हो रही है, कौन सा सेक्टर कितना अच्छा कर रहा है कितना बुरा कर रहा है, तो उन सब का ये एक एस्टिमेट निकालता है और एक डेटा तैयार करता है। फिर उस डेटा का यूज किया जाता है। तो जो प्रोजेक्शन निकाला है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जो निकाला है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रोजेक्शन निकाला है तो वो क्या निकाला गया है कि देखिए यहाँ पे डिक्लाइन हो गया ग्रोथ। वो क्या हो गया, 7.4 था 2015-16 में, और 5.2 हो गया 2016-17 में। तो इतना डिक्लाइन हो गया है। ये माइनिंग, क्योरिंग और ये मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे इसके पार्ट होते हैं। ये सारी चीजें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये 8 कोर प्रोडक्ट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनको कोर क्यों बोला जाता है, कोर इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोर सारा मैक्सिमम अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में देखे, कोई भी एरिया है इनके ऊपर डिपेंड करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, किसी भी एरिया में देख लीजिए, रेलवे को ही लगा लीजिए, रेलवे को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है, कोल की जरूरत पड़ रही है वहां पे। पेट्रोलियम चलाने के लिए पूरी हमारा अगर देखा जाए तो आज की डेट में जितनी भी रोड पे व्हीकल चल रहे हैं सबको किसकी जरूरत है, पेट्रोलियम की जरूरत, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जरूरत है। क्रूड ऑयल लगा लीजिए, सीमेंट लगा लीजिए, कोई भी घर बनाने के लिए, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, एग्रीकल्चर में ले लीजिए फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस। तो ये एक ऐसी चीज हो गई कि इनके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इनको कोर वो बोल देते हैं, कोर एरिया बोल देते हैं इनको इकोनॉमिक्स के। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि आपको इन सारों के नाम याद रखने हैं। जी हाँ, सारों के नाम याद रखने हैं। आप कोई भी इनकी ट्रिक बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर आपको इनके नाम याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। और 2015 और 16 में भी लगभग इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो अभी बताऊंगा। पहले देख लीजिए, ये कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए,
फर्टिलाइजर हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये जो है टोटल 8 हैं, ठीक है। इन 8 को देखिए, एक होता है इसका टोटल कितना है, कितना परसेंटेज इसका वेट है, तो लगभग 40%, लगभग 38% इसका वेट है आईआईपी में, ठीक है। अब आईआईपी क्या होता है, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसको क्यों, मतलब इसके क्या किया जाता है, इसके अंदर सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, जितनी भी चीजें हैं उसमें रख दी जाती है और फिर देखा जाता है कि किसका कितना पोर्शन है। तो वहां पे 38%, तो लगभग 40% आप लोग कह सकते हैं, तो वो लगभग इनका कोर सेक्टर का ही है। तो इन कोर सेक्टर का इतना है, तो ये तो देखिए ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा इतना डिक्लाइन हुआ है। जो फोकस करना है आपको वो इस वाले पोर्शन पे करना है। देखिए अभी क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि 8 तो हो गए, सारों का मिला के 38% है, पर लेकिन किस में से किसका कितना परसेंट है, तो ये पूछा गया था। तो सबसे ज्यादा किसका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है। दूसरे नंबर पे किसका है, स्टील का है। तीसरे नंबर पे किसका है, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, जो हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं उसके बाद में जो हम रिफाइनरी प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उनका एक्सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और नीचे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल कह सकते हैं आप रॉ मटेरियल जो होता है जिसमें से ये सारे प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। फिर कोल हो गया, सीमेंट हो गया, नेचुरल गैस हो गया और फर्टिलाइजर हो गया। तो अब की बार पूछा गया था चार सबसे ऊपर वाले, मतलब घटते हुए क्रम में कौन सा था, तो इस तरीके क्वेश्चन था। अब हो सकता है नीचे वाले पूछे जा सकते हैं, या नीचे वाले बिना पूछे क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से का सबसे ज्यादा है और कौन से का कम है। ऐसा दे सकते हैं कि जैसे फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, या थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से इनको आप तिकड़मबाजी भेड़िए, जो जो भी आप लोगों को करना है, बस करना क्या है, इनको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इनको चिपका लीजिए कहीं पे, मतलब पता होना चाहिए कि यार हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो किन चीजों के ऊपर, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है मेनली। ओके, तो इसको याद रखिएगा। अब जो इस सेक्टर में जो ग्रोथ चल रहा था वो ग्रोथ डिक्लाइन हुआ है, तो उसको अच्छा बनाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे पहले तो मेक इन इंडिया लिया गया है। इन्वेस्ट इन इंडिया, मेक इन इंडिया आप लोग सभी जानते हैं। इन्वेस्ट इन इंडिया मतलब इंडिया में इन्वेस्ट करो। दूसरी कंट्री में जाके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और भी सारी मिनिस्ट्री के अलग अलग मिनिस्टर सब जाके बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो आगे। तीसरा क्या है, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप, ये सारे जो स्टार्टिंग में चले गए थे ये वाले प्रोजेक्ट हो गए। इसके बाद में क्या चला गया था, ई बीज मिशन मोड। ये ई बीज मिशन मोड क्या होता है, ये आप लोगों को नीचे भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये चला गया है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर, तो इसको भी याद रखेगा। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर ये चला गया, तो सीधे सीधे याद रखना है। ई बीज का मतलब सीधा सीधा कुछ ऐसा ही होगा कि बिजनेस को शांति में किया जाए, मतलब आराम से किया जाए, किसी को कोई टेंशन ना हो, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना है कि जितने भी सेक्टर्स हैं ये, जैसे कि डेवलपमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो इसमें एफडीआई को फ्लो करने वाली बात है, ठीक है। तो इन सारे सेक्टरों को, और वैसे भी इनमें अच्छी खासी एफडीआई इनफ्लो हो रही है। तो जो फैसिलिटेट किया गया है बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कहते हैं, मतलब आराम से यहाँ पे बिजनेस कर सके, कोई आके किसी को कोई टेंशन ना हो। तो सबसे पहला क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आ रहा है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के लिए, ये कोई एंटरप्रेन्योर आ रहा है जो कि अपना स्टार्ट करना चाहता है, तो ई बीज वेबसाइट है जो 24/7 खुली रहती है। कोई भी अगर उस पर अप्लाई करेगा तो 24/7 उसको ऑनलाइन वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है। पहले क्या होता था, देखिए अगर कोई भी आपको कुछ चीजें स्टार्ट करनी है, कोई अपना कोई नया एडअप करना है किसी प्रोजेक्ट में, तो ऑफिसों के चक्कर काटते रहते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन जाओ और चीजें साइड में करो, ठीक है। तो सबसे एक तो बात ये हो गई। दूसरा क्या है, फॉर्म भी बहुत सिंपल कर दिया है। अब बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, पैसे होते हैं उनके पास में, पर लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म कर दिया जिससे आराम से आदमी पढ़ सके, आराम से भर सके, कोई टेंशन ना हो। डॉक्यूमेंट पहले पता नहीं क्या क्या लेके आओ, राशन कार्ड लेके आओ, अपना वोटर आईडी कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड लेके आओ, पापा का लेके आओ, मम्मी का लेके आओ, वसीयत जायदाद के ये लेके आओ। अब ऐसा कुछ नहीं है, लिमिटेड डॉक्यूमेंट कर दिया जितना उससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल, मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी तरीके से, उनको गाइड करना किस तरीके से क्या क्या लगाना है। जैसे कि पूछने जाता है फॉर्म भरने के लिए, सर पेन है, पेन चाहिए आपको, पेपर चाहिए, कोई A4 साइज शीट, या फिर आपको यहाँ पे क्या भरना है, इस वाले में समझ में नहीं आ रहा है, उसको ब्लैंक छोड़। अगर कोई भी समझ में नहीं आती है कोई चीज, तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, तो जो वहाँ पे हेल्पर होते हैं उसको भरवा देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है अब। तो देखिए कितना अच्छा हो गया। अब यहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात करिए। सर्विस सेक्टर को हमारी इकोनॉमी का इंजन ऑफ ग्रोथ भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर एक ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा हमारी जीडीपी में इसका पार्टिसिपेशन रहता है, ठीक है। तो इसलिए सर्विस सेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। और जैसे मैंने आप लोगों को कई बार समझा भी चुका हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी वाला फंडा, हम डायरेक्ट टर्सरी पे जाके जंप किए हैं, तो टर्सरी में सर्विस आती है। तो सर्विस की वजह से ही हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। पर एक जो सबसे बुरी कंडीशन है वो क्या है, सर्विस में ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं हो पाती है जितनी सेकेंडरी सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। और सर्विस में क्या है, यहाँ पे पढ़े लिखे आदमी ज्यादा चाहिए, तो ये भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इसके अंदर। लेकिन
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या है, किसी भी एक नॉर्मल जो पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं है वो लेबर के बेस पे यहाँ पे काम कर सकता है। तो सर्विस सेक्टर की वजह से हमारे यहाँ पे जॉब डेवलप नहीं हुई है। तो हमारे यहाँ ये बोला जाता है जो हमारा ग्रोथ है वो अनएम्प्लॉयड वाला ग्रोथ है, मतलब हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ है, बस ग्रोथ ग्रोथ हो रहा है। तो उसका रीजन यही टर्सरी सेक्टर है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ प्रोवाइड कराता है जो हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी भी आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे ग्रोथ कम रहा है। पर लेकिन वो ग्रोथ बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट कम रहा है, पर ग्रोथ अच्छा खासा बढ़ा है। देख लीजिए यहाँ पे भी, ये यहाँ पे सर्विस सेक्टर का जो प्रोजेक्शन लगाया गया है वो 8.8 है 2016-17 का, ऑलमोस्ट सेम, लास्ट ईयर भी लगभग इतना ही था। और WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी अगर देखी जाए चीजें तो क्या हुआ है, इंक्रीज देखिए कितना हुआ है एक्सपोर्ट में। अब तक हम इंपोर्ट इंक्रीज होता था हमारा, अब एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात ये है। पहले क्या था हमारा, ये था लगभग 2005 तक, लेकिन अब बढ़ के ये हो गया हमारा 155 हो गया है। ठीक है, तो 51 से 155 हमारा इंक्रीज हो गया है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, तो अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 2014 में कितना था, कमर्शियल सर्विसेज की बात कर रही है, 2014 में 3.1 था, और यहाँ पे कितना हो गया, 3.3 हो गया। ये 0 पॉइंट समथिंग पॉइंट में बढ़ रहा है, इसको ऐसा मत कीजिए कि ये कुछ भी नहीं बढ़ा है, ये बिलियंस में बढ़ता है यार। जब इतना भी बढ़ता है तो बहुत ही लार्ज स्केल पे बढ़ता है। यहाँ देख लीजिए कितना ज्यादा बिलियंस में बात चलती है, तो हल्का सा भी अगर पॉइंट भी इंक्रीज हो जाए तो लाखों इधर उधर हो जाते हैं। और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी देखिए इतना है यहाँ पे, सर्विस सेक्टर मतलब ये भी लगभग अच्छा ही कर रहा है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रोथ ही है इसमें भी। तो देखिए सर्विस सेक्टर, तो सबसे बड़ी बात तो यही होगी, सर्विस सेक्टर को इंजन ऑफ ग्रोथ माना जाता है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेगा। और कितना बढ़ रहा है, ज्यादा इन चीजों को याद रखनी है, बस सबसे बड़ी बात यह है कि जितना लास्ट था उतना ही है, ये भी एक ग्रोथ के वे में चल रहा है, और हम यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं, तो ज्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि पूरे सारे सेक्टर का ओवरव्यू चल रहा है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ की सर्विस हो गई, या अदर इस तरीके की कोई भी सर्विस हो गई, ये हो गया एम्प्लॉयमेंट में। और ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ से आप लोगों को जरूर एक दो क्वेश्चन मिल सकता है प्रीलिम्स में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स होता है, तो इसको आप लोगों को देखना ही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड देखिए सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर की क्या चल रही है। टोटल जो हो रहा है वो लगभग कितना हो रहा है, एज परसेंट टू जीडीपी, जीडीपी के परसेंटेज में देखा जा रहा है 28% के करीब हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर इन सोशल सर्विसेज, जो सोशल सर्विसेज की स्कीम्स चलाई जाती हैं वहां पे 7% है। ठीक है, इन सोशल सर्विसेज की स्कीम में 7% हो गया। इन 7% में फिर यहाँ पे ये चीजें दिखाई गई हैं, हेल्थ में कितना है और उसमें एजुकेशन में हेल्थ में कितना है, तो ये चीजें देखने का। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ाई है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे बढ़ा है, मतलब यहाँ पे तो बढ़ा नहीं, यहाँ पे तो नहीं, पर यहाँ पे बढ़ा है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे कि हम जो न्यूज़पेपर डिस्कशन सुन रहे हैं उनको पता होगा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब ये बढ़ा के कितना कर दिया है, 2.5 कर दिया है, ये 2.5% ऑफ जीडीपी, जो कि अब काफी अच्छा खासा माना जाएगा, जिसको बहुत पहले से रिकमेंड किया गया था कि यार इसको बढ़ाओ। इसके बारे में बहुत पहले से बोली जा रही थी चीजें कि इसको बढ़ाओ, क्योंकि जिस तरीके की हमारी पॉपुलेशन है, उनको, हमारे जो सिटीजन है, हमारे जो कंट्री के नागरिक है, उनको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराएंगे तो तभी तो वो ह्यूमन कैपिटल बनेंगे, तभी उनका अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, और हमारी जो इकोनॉमी है तभी अच्छे लेवल पे बढ़ना स्टार्ट होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये तो इतना हो गया। अब यहाँ पे लगाया गया है कि एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से हमारे यहाँ पे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 सेक्टर की इन्होंने बात दी है। यहाँ पे टेक्सटाइल हो गया, ये फिर लेदर हो गया, ये चीजें हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा हमने कंप्लीट एक चैप्टर था उसमें लेदर्स के ऊपर बात करी थी हमने, कि लेदर सेक्टर कैसा है हमारा, ये सेक्टर कैसा है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो सर्विस, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ पे किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे किसके द्वारा किया जा रहा है, आईटी और बीपीओ के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखना है, सबसे ज्यादा इसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है 76, मतलब लगभग 76 इतना प्रोवाइड करा जा रहा है। मतलब इतना नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले नंबर पे आईपी और दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल। टेक्सटाइल ये वही है, हैंड टेक्सटाइल वही है जिसमें हमारी खादी वगैरह आ जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे ये है, ये मेटल्स वाला हो गया कि क्या क्या चीजें, जैसे कि आप लोग आयरन इंडस्ट्री वगैरह ले सकते हैं, स्टील वगैरह ले सकते हैं। तो ये वाला हो गया। तो तीन आपको बड़े बड़े सबसे ज्यादा ये याद रखने हैं, सबसे ज्यादा पे आईटी बीपीओ, दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल और तीसरे नंबर पे मेटल्स। तो ये तीनों आपको याद रखना है। बाकी के तो लेदर वगैरह ये सब क्या चल रहे हैं, नेगेटिव में चल रहे हैं। ठीक है, तो इन जिनको ज्यादा याद रखने की जरूरत है, जेम्स और ज्वेलरी सबसे ज्यादा नेगेटिव में चल रही है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा क्या हुआ है, अभी हम लोगों ने इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा ना खरीदें ये ज्वेलरी वगैरह, सोना वगैरह। क्योंकि देखिए सोना वगैरह क्या होता है, सब खरीद लेते हैं उसको रख देते हैं, बस उसका कोई यूटिलाइज नहीं होता है इकोनॉमी में। ऐसा थोड़ी ना हम सोने से जाके सब्जी खरीदने, ले भैया एक सोने का सिक्का ले लो और मुझे 2 किलो टमाटर दे दो और बाकी का सोना मुझे रिटर्न कर देना। तो वो अनयूज हो जाता है, उसको घर में रख देते हैं या फिर शादियों में यूज करते हैं, उसके बाद में रखा रहता है बस लॉकर में। तो वो एक अनयूज करेंसी की टाइप में हो जाता है, उसको
डे बाय डे में यूज नहीं होता है। लिक्विडिटी उसकी मतलब आप लोग कह सकते हैं कि घर पे रखा जाता है, बस मार्केट में उसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन की कोई बात ही नहीं बनती है। तो आप लोगों को थोड़ा ओवरऑल ये याद रखना है, ये दो तीन तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन तीनों को याद रखेगा। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में आप लोग देख लीजिए, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, लेबर फोर पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बात की गई है। तो जो प्रिंसिपल स्टेटस आज की डेट में बोला गया, एस्टिमेट इतना परसेंट लगाया जा रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्यों बोला, ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नॉर्मली क्या है, अगर ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए, जो फीमेल का लेबर फोर पार्टिसिपेशन है बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, तो बहुत ही कम है, फीमेल का कम है एज कम्पेयर टू मेल। पर लेकिन अगर जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है हमारे, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट देख लीजिए, साउथ वाले स्टेट है, उनके हिसाब से अगर चीजें देखी जाए, नॉर्थ ईस्ट में जितने हमारे 7 स्टेट्स आते हैं उनको अगर ढंग से देखा जाए, और साउथ स्टेट में कितने हैं उनको अगर ढंग से देखा जाए, तो यहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन में लेबर का ज्यादा है एज कंपेयर टू मैन के अगर देखा जाए यहाँ पे। और नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में जो है मेन का जो नॉर्थ में जो है वो आदमियों का ज्यादा है। ठीक है, मेल्स का ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। तो आपको अपना ओवरऑल मोटा मोटा पता होना चाहिए कि किस एरिया में हमारे यहाँ पे कौन सा ज्यादा है। ठीक है, तो इससे आपको जो आंसर वगैरह लिखने में उनमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किस एरिया में है, कहाँ पे क्या है, ये इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द फीमेल वाज हायर देन द मेल, ये तो है, ये नॉर्मल सी बात है, रूरल और अर्बन। ठीक है, दोनों में यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे टोटल ओवरऑल दिखाया गया है, ये आपका रूरल हो गया, ये अर्बन हो गया। तो वही है, अब कितने में आ रहा है लेबर फोर पार्टिसिपेशन मेल्स में और फीमेल में, देख लीजिए कितना कम है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए फिर नीचे चल के, तो मतलब मेल्स का आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। और यहाँ पे इसमें देख लीजिए, अर्बन में देख लीजिए, अर्बन में भी ज्यादा मिलेगा, और टोटल में तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थोड़ा आप लोगों को, सबसे बड़ी चीज ये है, इसके ऊपर मुझे लग रहा है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, सबसे बड़ा ये जो फीमेल से रिलेटेड बात आ जाती है, तो वही बात है, फिर इंपावरमेंट की बात आ जाती है, और वो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हो जाती है। तो इसलिए बोला है, इसको याद रखिएगा। ओके, यहाँ भी इसी तरीके के थोड़े से डेटा है, उनको आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा आज की डेट में देखें अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये देखिए इधर है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है त्रिपुरा में और सिक्किम में, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है अगर देखा जाए तो। और गुजरात कर्नाटक इनमें अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट है। तो ये भी थोड़ी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे बात की गई है प्राइमरी सेक्टर की 2011 और 12 की, और 2015 और 16 की। तो जो ब्लू वाला है ये क्या है, ये है 2011-12 वाला, और ये रेड वाला जो है, रेड और ऑरेंज आप लोग बोल सकते हैं इसको, ये कौन सा है, ये है 15 और 16 वाला। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेक्टर में इसमें इतना था, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में भी घट गया आज की डेट में, और टर्सरी सेक्टर में बढ़ गया है। और जो सबसे ज्यादा जिसका होना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर, इसमें देखिए सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह चीजें आते हैं, जैसे कृषि ले लीजिए, या फिर खुदाई करते हैं हम लोग, कोयले वगैरह ले लीजिए, जो प्राइमरी वाला चीजें होती है। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग वाला आता है, यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर करके, मतलब जो भी रॉ मटेरियल यहाँ पे मार्केट में प्रोसेस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ से क्या आ गया, स्टील का रॉ मटेरियल आ गया, फिर उससे यहाँ पे स्टील के बर्तन वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो या यहाँ से गेहूं वगैरह आ गया, यहाँ पे ब्रेड बनाए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ से रॉ मटेरियल आ गया, इससे निकल के दूध आ गया मान लीजिए यहाँ से, तो दूध का फिर यहाँ पे कुछ और बनाया जा रहा है, दही वगैरह बनाई जा रही है, आइसक्रीम वगैरह बनाई जा रही है। तो इस तरीके से चीजें होती है। तो ये सेकेंडरी में आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग आता है सबसे कम है हमारे यहाँ पे, जो कि सबसे ज्यादा होना चाहिए। और टर्सरी वाला ये वाला हो गया। टर्सरी वाले में क्या होता है, सर्विसेज आ जाता है, जो कि प्रोसेसिंग करते हैं, स्कूल्स की सर्विस आ गया, आपके जो एजुकेशन लेने जाते हैं हेल्थ की सर्विस आ गया, या फिर जो प्रोडक्ट ये फिनिश हो गया है सारा, ब्रेड हो गया या फिर कुछ भी हो गया, स्टील के प्रोडक्ट हो गए, बाल्टी और चिमटा वगैरह जो बनाए जाते हैं सारे, फिर मार्केट में कैसे जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बेस पे बताया गया है। और फिर यहाँ पे क्या है, इधर इधर 2011 और 12 के लेके और 15 के बीच में बताया गया है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, जो कैजुअल लेबर होती है, ये जितने भी कनेक्टेड, ये मतलब और वर्कर होते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा है जो सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है, मतलब टोटल जो वो प्रोवाइड कराया जाता है उसके कंपेयर में देखा जाए। गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ पे इतना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करा है, सब कोई अपना ठेली लगा रहा है, कोई अपना जूते काटने की दुकान खोले हुए है, किसी ने जूस की दुकान खोल रखी है। तो इस तरीके से आदमी हमारे यहाँ पे ज्यादा काम करते हैं। तो इसको आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। पॉइंट्स कोई भी नहीं रटना है, कितना ज्यादा कितना है, कौन कितना है, यहाँ पे कौन कितना है, ये पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं। पर आपको ट्रेंड याद रखना है। ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भी पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर आ गया। यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान की बात हो रही है। सर्व शिक्षा अभियान में जो यहाँ पे बोला गया परसेंटेज शेयर ऑफ कंपोनेंट बजट, जिसके द्वारा बजट दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान में, तो सबसे ज्यादा बजट किसको दिया है, टीचर्स को दिया जाता है, जो उनकी सैलरीज वगैरह दी जाती हैं।
ठीक है। तो जो उनकी सैलरीज वगैरह दी जाती हैं उन पे सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, फिर स्कूल के ऊपर किया जाता है, फिर ये चिल्ड्रंस देख लीजिए, उनको यूनिफॉर्म वगैरह ये चीजें प्रोवाइड करानी है। तो इस तरीके से घटता हुआ क्रम दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा किया जाता है वही क्लास में अवेलेबल नहीं होते हैं, स्कूल खड़े हुए हैं पर लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं है। और जो खासकर रूरल एरिया में होते हैं क्या करते हैं, अपनी साथ साथ खेती भी करते रहते हैं और उनका वो भी चलता रहता है, वो भी चलते मतलब देख लेते हैं कि यार खेत में पानी चला रहे हैं, फिर पानी भर गया है नहीं भर गया है, उसके बाद में बच्चे को आगे पढ़ा देते हैं। तो इस तरीके की चीजें रिपोर्ट में आई है, मैं नहीं बता रहा हूँ ये सारी, ये रिपोर्ट में आई है जो कि ASER की एसर की जो रिपोर्ट आती है, तो 2014 की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई गई है कि जो बच्चे हैं, जो ये आप लोगों यहाँ पे तो बहुत कम पॉइंट दिए गए हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा और बताता हूँ। वहाँ पे जो देखा गया था, जो 6th और 7th क्लास के बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, वो फर्स्ट और सेकंड क्लास की किताबें भी नहीं पढ़ पा रहे थे। उनको जो एसएससीज है किसी भी चीज की, मैथ्स की ले लीजिए या फिर किसी भी चीज की ले लीजिए, उनको सोशल साइंस के ले लीजिए या फिर इंग्लिश की ले लीजिए। यहाँ तक कि आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, मतलब प्रिंसिपल को भी ये नहीं पता था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है दिनों के नाम को। तो यहाँ तक हालत थी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। प्रेजेंस ऑफ टीचर की बात थी, वहां पे कोई भी प्रेजेंट नहीं रहता था। ऊपर से जो अलग अलग टॉयलेट की बात हो गई, कितने टॉयलेट वगैरह होने चाहिए, तो लड़कियों के लिए कहीं पे भी टॉयलेट नहीं थी। और बहुत से तो स्कूल भी ऐसे थे वहां पे, स्कूल के नाम पे कुछ था नहीं, बस एक कमरा था, उसी में सब कुछ चल रहा है और अलग से पैसा पूरा आ रहा है। तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिली। जो प्राइमरी लेवल पे एब्सेंट रहते हैं टीचर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो निकल के आई थी यहाँ पे। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या बताया जा रहा था कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा दीजिए। देखिए बोलना आसान है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना अगर देखा जाए गांव में, अगर अपनी स्कूलों की हालत देखी हो, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मतलब क्या होता है, गेट पे सब कुछ प्रॉपर वे में चीजें होनी चाहिए, जो कोई एंट्री कर रहा है वो बाहर ना जाना पाए। तो गेट तो तब बनाएगा ना जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यहाँ पे दीवारी तो खड़ी नहीं है, कहीं इधर से नहीं पीछे से निकल के चला जाएगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का तो मतलब वही होता है ना जब आप प्रॉपर वे में इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मेट्रो में देख लीजिए, मेट्रो में कोई तरीका नहीं अंदर घुसने का, बस एक ही तरीका है, वहीं से सब कार्ड लगा के घुसते हैं। अगर कोई और तरीका होता तो कार्ड कोई यूज ही नहीं करता, वैसे ही कूद कूद के चले जाते। तो अगर स्कूलों का प्रॉपर ढांचा प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे तो बायोमेट्रिक कहाँ से, तो बायोमेट्रिक तो बाद की बात हो गई है। तो इसलिए पहले जो प्रॉपर ढांचा है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा आपको, तब जाके बायोमेट्रिक पे आपका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, बजट में सबसे ज्यादा टीचरों को दिया जाता है, उसके बाद में स्कूल पे खर्चा और फिर ये बच्चों के ऊपर। क्वालिटी के ऊपर तो बिल्कुल ही कहानी खत्म हो जाती है जाते जाते। चलिए कोई नहीं। इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ यार, आप लोगों को जितना सीखा है आप लोगों ने कहीं से भी सॉरी, तो आप लोग उसको सिखा दिया कीजिए यार, उससे बहुत फायदा रहता है। क्योंकि हमारे जो रूरल एरिया में देखा है उतना अच्छा लेवल नहीं है, तो सारी फैसिलिटी सिटीज में तो फिर भी फिट बहुत खासी है। तो इसलिए आप लोग जितना पढ़ते हैं कहीं से सीखते हैं उसको पढ़ा दो तो यार बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। जिस तरीके से एजुकेशन की बात हो रही थी, तो फिर हेल्थ की आनी बनती है, लाजमी बात है, हेल्थ का नाम आना ही जरूरी है। तो देखिए हेल्थ के लिए क्या करें, सबसे बड़ी तो आप लोगों को अभी ये इकोनॉमिक सर्वे पहले आ गया थोड़ा, तो इसमें आप लोगों को जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है वो अब आई है। ठीक है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में हमने बढ़ा दिया उसको, 2.5% कर दिया। आप लोगों को याद रखना है, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 वाली आई है। ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं, किसके साथ में इंटीग्रेटेड अप्रोच बना के चले, अगर किसके साथ में, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल थे, टोटल 17 गोल थे। तो 17 गोल में से थर्ड गोल की बात कर रहे हैं। आप लोगों को टाइम पीरियड रखना है, इससे पहले कौन से थे, इससे पहले कौन से गोल थे, याद है आप लोगों को, कुछ याद आ रहा है, न्यूज़पेपर में इतनी बार बता चुका हूँ। हैं? तो उससे पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। ठीक है। तो वो कितने थे, वो 8 थे। तो ये कितने, 17 है। आप लोगों को दोनों का टाइम पीरियड लिखना है, चलिए ये लिखिएगा कम से कम, मिलेनियम डेवलपमेंट कब से कब तक थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब से कब है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। दोनों का कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं गोल 3 की, इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट द वेल बींग फॉर ऑल द एज। मतलब जितनी भी एज है, कोई हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सबको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करानी है, जिससे कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक अच्छी सोसाइटी बन के रह सके। ठीक है। और डोमेस्टिक टारगेट को क्या करना है, इनके साथ में सिंक्रोनाइज करना है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है, अगर हमारे अपने अपने अंडर इंटरनल में भी वही चीजें करके चलेंगे तो उससे चीजों को करने में आसानी रहेगी। ठीक है। जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो इतनी ज्यादा यंग जनरेशन है, उसको अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है। तो थोड़ा सा देखिए, हो गया मैटरनल, ये हो गया मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, कितने पे निकाला जाता है, ये 1 लाख पे निकाला जाता है। पहले तो यही याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखिए ये है कितना, ये 1 लाख पे कितनी जो हमारे यहाँ पे महिलाएं हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। तो सबसे ज्यादा किसके हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा में आसाम, उत्तराखंड और ये यूपी हो गया और राजस्थान, 3 ऊपर वाले याद रखने हैं। कितना होता है वो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, पर देख लीजिए फिर भी 300 के करीब लगभग वुमेन मर जाती हैं। तो यार देखिए कितनी ज्यादा मतलब दर्दनाक चीजें हैं ये। तो सबसे कम जो है यहाँ पे केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है। तो
ये TMK या KMT, आप लोग जो भी बोल सकते हैं इसको, तो ये सबसे ऊपर है, यहाँ पे सबसे अच्छा है, यहाँ पे सबसे अच्छा है, तो इसको लेके इस लेवल पे लेके आना है, ठीक है। तो थोड़ा इसको याद रखिएगा, ये भी मतलब ये जो भी महिला से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं ना यार, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इस पर थोड़ा फोकस दीजिएगा आप लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, बोलते हैं फिर कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकल निकल के आते हैं डायरेक्ट। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चीजें हैं, कुछ यहाँ पे पॉजिटिव दी गई हैं कि जितनी चीजें हम हो रही हैं उसके बावजूद भी बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं हमारे, तो उन पे भी फोकस डाला गया है यहाँ पे। सबसे पहले क्या बोले, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, मतलब जो जीने की दर थी पहले जो हुआ करती थी उसके कंपेयर में आज की डेट में डबल हो चुकी है। पहले 35-40 में निपट जाते थे आदमी, आज की डेट में 60-70 तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी जो होती है, जो बच्चे स्टार्टिंग में मर जाते हैं, और जो क्रूड डेथ होती है स्टार्टिंग में, जो डेथ हो जाती है, वो भी रिड्यूस हुई है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी जो रेट है, ठीक है, तो वो स्टेडली डिक्लाइन हो रहा है, मतलब जो बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है, टेंशन की वजह से या फिर आप फास्ट फूड कह सकते हैं उनकी वजह से, कोई भी रीजन ले सकते हैं। आप लोग देख लीजिए आज की डेट में प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लड़कियों को, और बच्चे नहीं हो पाते जो नए कपल होते हैं उनके, तो वो चीजें हैं, ये तो बहुत ज्यादा घटती जा रही है। वो टेंशन कह सकते हैं या फिर खाना कह सकते हैं, या फिर हमारा इस तरह की चीजें हो सकती है, हमारा रहने का जो इन्वायरमेंट हो गया है, तो वो आज की डेट में घटती जा रही है, ठीक है। हालांकि रूरल एरिया में अच्छे खासे हैं फिर भी, पर अर्बन एरिया में देखिए कितना कम हो गया है। रूरल एरिया में 2.5 और अर्बन एरिया में 1.8%, ये 2014 की बात चल रही है, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कितना होता है कि 1000 पे कितने बच्चे मर जाते हैं स्टार्टिंग में ही, तो 37 हो गया 2015 में, 2011 में 44 था, तो ये भी घट रहा है। IMR जो जो मैंने अभी बताया उसके बारे में जिक्र कर रहे थे हम, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ह्यूज गैप है बिटवीन किसके बीच में, अगर अर्बन और रूरल के बीच में देखा जाए, तो यहाँ पे अर्बन और रूरल के बीच में काफी अच्छा खासा गैप है अगर देखा जाए यहाँ से। तो इसको भी मतलब एक तरीके से चैलेंज है, इसको भी सेटल डाउन करना है। टोटल तो इतना आ रहा है यहाँ पे निकल के, ठीक है, पर लेकिन अलग अलग कितना आ रहा है, ये देखिए 41 जो है, ये 41 किस में आ रहा है, 41 किस में आ रहा है यहाँ पे निकल के, ये आ रहा है रूरल एरिया में, पर लेकिन अर्बन में कितना 25 है, टोटल इतना निकल के आ रहा है। तो दोनों का जो गैप है वो हमको कम करना है, ठीक है, तो उस पर फोकस करना है। जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है, जो हमने अभी बात किया है 1 लाख पे कितनी है, तो ये देखिए यहाँ पे 30 जो हमारा टोटल है, वो पहले कितना था, ये पहले कितना था, ये पहले था 301 था, ठीक है, 2001 में लगभग, पर लेकिन अब 2011 12 की लगा लीजिए, 13 की लगा लीजिए, 167 आ गया है, 167 आ गया है। तो ये भी अच्छा खासा घटा है, लगभग 50% घट गया है। तो हमारे यहाँ पे इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, सही नहीं है नेगेटिव नेगेटिव हम चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव भी चीजें बहुत सारी हो रही हैं। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज का नाम लेते ही मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप याद आ जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बोलनी चीजें स्टार्ट की है, जितने सारे इन्होंने बेचारों ने ले दे के, तो जो वो जद्दोजहद कर करके तो इन्होंने अपने प्लान बनाए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने आगे सब पे पानी फेर दिया। तो देखिए 2015 हिस्टोरिक हिस्टोरिक आप लोग ईयर कह सकते हैं, जिसमें 12 दिसंबर को 196 पार्टीज, पार्टीज किसको बोला जाता है, यहाँ पे जितनी भी कंट्री होती है वो पार्टी के नाम में आ जाती है, इंडिया भी यहाँ पे एक पार्टी हो गई, ठीक है, तो उसको पार्टीज बोला जाता है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इन्होंने अडेप्ट किया। ये हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट था, ठीक है ना, पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ कि क्लाइमेट चेंज जो है उसको हैंडल करके चलना है, और जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फोकस था किस तरीके से कार्बन को कम किया जाए और एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाया जाए। तो ये बात यहाँ पे होके चली थी। जो पेरिस एग्रीमेंट था उसने एक पाथ सेट किया, तो 2020 से एक्शन में आ जाएगा। तो उसमें क्या करना था, जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन होता है, इसको एनडीसी बोलते हैं। मतलब क्या होता है, एनडीसी का क्या मतलब होता है, हर एक कंट्री को अपने अपने बेस पे अपना एक प्लान बनाना है, अपने नेशनल बेस पे डिटरमाइन करना है कि मैं यहाँ पे इतनी चीजें इंप्लीमेंट करूंगा, मैं इतना लेवल कार्बन का घटाऊंगा, इतना हम सोलर एनर्जी और जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर फोकस करेंगे जिससे कार्बन घट जाए। तो एक टोटल प्लान जो है वो सबके सामने रखना है, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है, वो पूरा प्लान बना के एक सामने रखना है, उसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो ये इंडिया का भी बन चुका है, ठीक है, तो इंडिया का बन चुका है। तो इसके बाद में क्या हुआ है, ये यहाँ पे होता है 2016 में क्या हुआ है अभी नवंबर में, ये आपको याद रखना है, मार्कच मोरक्को में पड़ता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या किया गया है, आज तो मैप तो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, चलिए मोरक्को तो दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया मोरक्को, यहाँ पे ये वाला, एक मिनट, ये वाला हो गया मोरक्को, ठीक है। चलिए आपके लिए ये भी क्वेश्चन है, आप लोगों को जब देखना है तो सारी ये कहेंगे कि एक सिटी दिखाए एक कंट्री दिखाए, उससे क्वेश्चन पूछ लिया।
बताना है ये मोरक्को कौन सी कंट्री टच करती है, ठीक है। मैप की कम से कम प्रैक्टिस कर लो, न्यूज़पेपर डिस्कशन तो आज चल ही नहीं रहा है, सेम फोकस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एम क्या है, एम क्या है इसका, ये एम याद रखना है आप लोगों को। जो ये प्लान बनाया गया था, जो 2020 से इम्प्लीमेंट करना है, उससे पहले उसके जो प्लान है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में बात की गई थी। तो मार्कच एक्शन प्रोक्लेमेशन जो है फॉर ओवर क्लाइमेट एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसके लिए है जो पेरिस जो समझौता हुआ था उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके ऊपर बात होने वाली है यहाँ पे। और यूएसए और रशिया तो टांग अड़ा ही रहे हैं, रशिया वाले भी बोल रहे हैं कि ये जो भी है फालतू की चीजें हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है। बेचारों ने डिसाइड तो कर लिया था, अब से जब से ट्रम्प आए तब से सबकी ट्रम्प खराब कर दिया उन्होंने आगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मार्कस एक्शन प्लान के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से चीज़ों को सपोर्ट करना है, किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है, पुअर्टी किस तरीके से घटानी है, तो फूड अवेलेबल होना चाहिए सबके पास में, किस तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बनानी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही है। वही सबसे बड़ी बात वही है कि किस तरीके से पेरिस पीस के अंदर जो बातें हुई थी किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। और सबसे बड़ी बात क्या हुई थी, ये हुई थी $100 बिलियन की बात हुई थी इकट्ठा करने की पड़ी है। इसे फोकस करना है जो कि कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप तो आ गया, अब तो बिल्कुल नहीं देंगे, बोलेंगे अब बिल्कुल नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तो अब देखिए अब क्या होता है, अभी इनके ऊपर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। अब इंडिया के क्या क्या स्टेप्स रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हमारा रेक्टिफिकेशन की डेट है। 2016 में हमने इसको रेक्टिफाई किया अक्टूबर में, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, याद आ रहा है कुछ, क्या होता है 2 अक्टूबर को? जी हाँ, महात्मा गांधी जयंती जिसको बोलते हैं हम। तो ये याद रखना है कि महात्मा गांधी जयंती के दिन हमने पेरिस पीस जो एग्रीमेंट था उसको रेक्टिफाई किया था, ठीक है। और ये अब यही हो गया नेशनल जो हमारे ये प्लान थे, जो हमारे द्वारा जो मतलब हमने सोचे थे कि हमको क्या करना है, क्या था ये अभी जो हमने अभी बता रहे थे कि ये भी एक सबको अपना सेट करना है, ठीक है ना। नेशनल जी डिटरमिन प्लान जो है सबके लिए सेट करना था, 2000 से पहले इसकी बात चल रही थी। तो ये भी कितना कितना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है तो इंडिया का क्या है वो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमको, हमको 33 से 35% मतलब जो एमिशन है वो कम करना है 2030 तक। और जो लेवल लेके आना 2005 तक, मतलब 2005 में जो लेवल था हमारा, ठीक है, उसके लेवल तक हमको बात करनी है। और 30 से 33% हमको, वो 33 से 35% याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये तीनों डेटे इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रखिएगा। क्योंकि ये देखिए प्लान है और इस तरीके का प्लान वो भी क्लाइमेट से रिलेटेड आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप लोगों को पता ही है कि कितने ज्यादा क्वेश्चन आज की डेट में आते हैं, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो देख लीजिए इसको। तो वही सारी चीजें हैं, किस तरीके से फोकस करके चलना है। नॉन फोसिल फ्यूल का जो शेयर है, ठीक है ना, तो उनका इंक्रीज करना है। जिस तरीके से ये हो गया सोलर एनर्जी हो गया, ये सारी चीजें आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये टारगेट कितनी बार आप लोगों को दिखा चुका हूँ मैं, टारगेट कितना हम बना रहे हैं। और इस टारगेट के बेस पे आपको अभी एक और चीज देखने को मिलेगी। तो एडिशनल कितना कार्बन सिंक, हम कितना कार्बन हमको कम करना है, टारगेट कितना है, देखिए टारगेट याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला टारगेट क्या है यहाँ पे, 100 क्या है, सोलर है। और बाकी कितना है, 75 बाकी हो गए, विंड एनर्जी हो गई या फिर आपकी हाइड्रो एनर्जी हो गई। तो ये वाला तो मैं कई बार न्यूज़पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत ही बार इसको, ठीक है। आगे देख ले। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट ये इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सबसे बड़ी बात यह है, और उसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में है। दूसरी बात ये हो जाती है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर अगर इंडिया में है तो बहुत ही ज्यादा गर्व की भी बात है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। तो सबसे बड़ी बात यही हो गई। पता नहीं मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये कहीं, अच्छा चलिए यही बताइए इंडिया में है कहाँ। ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को, सर्च करेंगे तो एक बार। तो देखिए क्या हुआ है, ये जो हुआ था, अब मतलब इंडिया ने प्रपोज किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने प्रपोज किया था। तो सारी चीजें प्रपोज किया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो हेडक्वार्टर इंडिया में बनाने की बात कर गए। अब एरिया कौन सा है आप लोग ये देख लीजिए। ये देखिए ये होता है, ऊपर वाला क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों के बीच वाला जो एरिया है उसके बीच वाली कंट्री को मेनली फोकस किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इक्वेटर ये हो गया। तो सब तिरछा खिंच रहा है भैया सीधा। चल कहाँ रहा है ये? चलिए बीच में इक्वेटर हो गया, ठीक है, यहाँ से लेके ये इक्वेटर वाली लाइन हो गई जिसको जीरो बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में सबसे ज्यादा सूरज की जो किरणें होती है वो सबसे ज्यादा सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सोलर हम एनर्जी कह सकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। तो इंडिया ने प्रपोज किया इसको और बहुत सारी कंट्री ने इसको रेक्टिफाई भी कर दिया है, जिसके बेस पे चीजें देखी जा रही हैं। तो वही सारी चीजें चल रही हैं कि किस तरीके से इसको रेक्टिफाई किया गया और आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए कार्बन को कम करने का ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान और सुरक्षित तरीका कोई कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा फोकस देके चला जा।
तो टोटल 24 कंट्री ने अब तक इसको रेक्टिफाई कर दिया है, और देखिए आने वाले टाइम में वो रेक्टिफाई करेंगे। तो आर्टिकल 102 जो यूएन चार्टर का है, 15 कंट्री और रेक्टिफाई, मतलब चीजें देखिए चल रही हैं आराम आराम से, चीजें आगे होती रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। हेडक्वार्टर इंडिया में, आप लोगों को बताना है कहाँ पे है। अब देखिए इंडिया ने क्या किया है जिन चीजों को सही करने के लिए, सबसे बड़ी तो बात है हमने क्या बनाया, नेशनल एडप्शन फंड ये बनाया, जिसके तहत स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को असिस्ट मतलब उनको असिस्ट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा किस तरीके से आपको जो क्लाइमेट चेंज है उसको एडप्शन को उसको लेके चलना है। देखिए चीजें दो तरीके की होती है, एक तो होती है बीमारी हमको हो जाती है, हम उसका इलाज करवाने जा रहे हैं, दूसरा हम पहले अगर प्रिवेंशन कर ले तो प्रिवेंशन और बेटर देन क्योर। तो प्रियंका चोपड़ा या पर्सनल पीसी आप लोग कह सकते हैं, जो पी है वो ग्रेटर देन सी है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसलिए क्या होता है, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, वरना बाद में हम इतने सारे रिसोर्सेज बेकार करते हैं, वो ज्यादा गलत हो जाता है। तो फोकस किस चीज पे किया जा रहा है यहाँ पे, एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, या फिर वाटर रिसोर्सेज हो गया, या कोस्टल एरिया हो गया, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम। तो किस तरीके से इन सब चीजों पर फोकस करना है, ये सारी चीजें हम देख के चल रहे हैं। तो इन पे हमको खर्च करना है, जो ये फंड बनाया गया है, जिससे कि हम प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल कर सकें। तो इस वाली स्लाइड में आप लोगों को हमारा क्लाइमेट के प्रति प्यार प्यार देखने को मिलेगा। वो प्यार क्या है, बहुत ही फ्यू कंट्री ऐसी हैं जो कि कार्बन टैक्स इम्पोज करती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इम्पोज कर दिया है, जो कोयल पे भी हमने टैक्स लगा रखा है, तो कार्बन टैक्स भी बोलते हैं इसको। तो सेस लगा दिया हमने, एक तो सेस लगा देते हैं। सेस क्या होता है, एक तरीके से किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया गया टैक्स होता है, टैक्स ऑन टैक्स इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो सेस लगा दिया हमने, जिसको नेशनल क्लीन इन्वायरमेंट फंड उसके तहत रखा गया है। और देखिए हमने क्या कर दिया है, जो क्लीन इन्वायरमेंट सेस है, पहले कितना था, 200 था, उसको बढ़ा के 4 कर दिया है, 400 कर दिया है पर टन। ठीक है, तो ये भी हम देखें कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और बाकी तो हम नमामि गंगे और ग्रीन इंडिया मिशन, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हम चला रहे हैं कि छत पे अपना सोलर पावर पैनल लगाओ। तो हमारी कंट्री जितना कोई नहीं कर रहा है, ये तो मानना पड़ेगा, बहुत ही डेडिकेटेड है, और होना भी चाहिए यार। हम देखिए पहले से ये माना गया है, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का गुरु है, योगा हमने वर्ल्ड को दिया, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने दुनिया को सिखाई है। तो अपने ऊपर प्राउड करना चाहिए कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो कभी भी नेगेटिव मत सोच। अब 4 स्कीम के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इनके बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, देखिए थोड़ा देख लीजिए। यह नई रोशनी, नई रोशनी में क्या है, सोशल इंपावरमेंट की स्कीम है। इसमें क्या बनाया है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है, किसके अंदर, माइनॉरिटी वुमेन के अंदर। तो वुमेन का बात आ गया तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो माइनॉरिटी वुमेन है, यह नई रोशनी, लोगों याद रखना है, नई रोशनी माइनॉरिटी वुमेन में लीडरशिप क्वालिटी। और नई मंजिल, नई मंजिल में क्या करना है, एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग देनी है यूथ्स को, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। तो एजुकेशन और स्किल, तो नई मंजिलें पहुंचाएंगे जब उनको एजुकेशन और स्किल मिलेगा। क्या हो जाएगा, उनको एजुकेशन और स्किल मिलते ही जॉब मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उनकी मंजिल उनको मिल जाएगी। इस तरीके से याद रखना। नई रोशनी, रोशनी क्या है, देखिए उनको अगर लीडरशिप की क्वालिटी दी जाएगी, उनको बताया जाएगा क्या चीजें हैं, तो एक रोशनी निकल के आएगी। जिनको हम साइड में रखते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो उनसे भी हमको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये है पढ़ाओ प्रदेश। ये वाली स्कीम किस लिए है, ये वाली स्कीम है सब्सिडी दी जाएगी, एजुकेशन या लोन आप लोग बोल सकते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, ओवरसीज स्टडीज के लिए। ठीक है, तो इस पे भी आप लोगों को याद रखना है। आगे क्या है, ये है सीखो और कमाओ। तो इसमें क्या है, सीखो और कमाओ में, ये सीखो और कमाओ में आप लोग ये भी कह सकते हैं, जो उस्ताद है, जो उस्ताद बोल देते हैं ना, तो अपग्रेडेशन स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट एंड डेवलपमेंट। तो ये माइनॉरिटी की ही स्कीम्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसीलिए हो जाती है, सारी जो स्कीम्स है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोगों को फोकस करके चलना है। अब माइनॉरिटी जैसे बोल रहा हूँ, थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए। माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है वो फॉर्म कब की थी, 2006 में फॉर्म की थी। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि माइनॉरिटी के अंदर आता है कौन है। देखिए सबसे पहले तो मुस्लिम आते हैं, फिर सिख आते हैं, फिर क्रिश्चियन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जोरास्ट्रियन आते हैं, जिनको फारसीज भी बोला जाता है, और जैन आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, वो इनके माइनॉरिटी मिनिस्टर है। तो याद किस लिए रखना है, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी जिनके नाम दिए गए हैं, ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी में है। तो ये भी आप लोगों को इनके नाम याद रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए ये चीजें हैं। तो देखिए यार, तीनों लेक्चर थे, इनकी पीडीएफ और जो पुरानी पीडीएफ थी वो आप लोगों को पहले डाल चुका हूँ। अभी इस लेक्चर की पीडीएफ जो तीनों हो चुके हैं, इनकी कंबाइन करके पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का भी, वहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए यार, जितना हो सके शेयर कीजिए, चीजों को पढ़ाइए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और फेसबुक पे जितना ज्यादा हो सकते हैं उसको शेयर कीजिए, लोगों तक चीजें पहुंच सके। और आपके लिए भी ये सजेशन है कि जितना हो सके लोगों को जब भी टाइम मिले यार, डेली 15 मिनट भी पढ़ाइए, पर पढ़ाइए किसी को। इंडिया को एक अच्छी एजुकेशन लेवल पे लेके हम लोगों को जाना है, कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आप लोगों को पढ़ा देंगे तो। दो चीजें बोलते हैं यार,
प्यार और पढ़ाई ये कभी भी अगर बांटोगे कभी भी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है। तो इसलिए कभी भी उसको लेके टेंशन में मत रहिए, हमेशा इनको बांटिए जितना बांट सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।